नाजरीन, भले वक्तों की बात है, कहीं एक बादशाह हुआ करता था। बादशाह बहुत ज़ईफ़ हो चुका था, उसको किसी करीबी बंदे पे कोई एतबार ना रहा। जब वो ज़ईफ़ हो गया, मरने वाला था, तो उसने अपने एक दो करीबी बंदे से कहा कि कल सुबह खड़े हो जाना दरवाजे पे किले के, और जो भी बंदा सबसे पहले निकले समझना ये वही बंदा है जो कि हर एक काम को सुबह सुबह उठ के करने का आदी है, तो उसको ले आना। मैं उसके साथ कोई गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगले दिन क्या होता है कि बादशाह के लोग वहाँ पे खड़े इंतज़ार करते हैं। शहर का एक मिरासी जो कि सुबह सुबह सिर्फ इसी नीयत से बाहर जाता कि लोगों के दरवाज़ों के बाहर अगर कोई फूड पड़ा होगा, कोई खाना पड़ा होगा, तो वो भी थोड़ा सा ताज़ा होगा और वो मिल जाएगा और खा पी लूँगा। भूखा रहता हर वक्त, और अगर कोई मिल जाता तो उसको चार लतीफ़े सुना के, चार कह के लगा के तो पैसे पूसे बना लेता। अगर दिहाड़ी लग जाती तो उनसे खा लेता, अदरवाइज़ सुबह सुबह उठ के चला जाता, तो दरवाजे से निकल के जाके किले के बाहर तो लोगों के घरों के सामने से फूड उठा के खाया करता। वो निकल रहा था, फिर बादशाह के लोगों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ के वो बादशाह के पास ले आए कि बादशाह ने कोई बात करनी है। बादशाह ने जब उसको देखा तो उसने उससे ये कहा कि तुम करते क्या हो? तो उसने कहा जी कि मैं लोगों को खुश करता हूँ। तो बादशाह ने कहा बहुत अच्छा हो गया, ये तो लोगों को खुश रखेगा। मेरी आवाम को मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ यही खुश रख सकता है। उसको नहीं पता था कि ये मिरासी। तो उसने लिख दिया कि मैं जो मरने वाला हूँ, मेरी मौत के फ़ौरन बाद इसको आप बादशाह बना दीजिएगा। बादशाह उसी दिन ही मर जाता है, उसको उसी दिन ही बादशाह बना दिया जाता है। अब उस सल्तनत का बादशाह बन जाता है मिरासी। जब वो मिरासी बादशाह बन जाता है तो दरबार में डेली जुगतें चलती हैं, डेली लतीफ़े चलते हैं, डेली वो मीठे मीठे खाने बनवा रहा होता है। और जब भी उससे ये कहा जाता है कि हुक्म लगाएं, तो ये कहता है हलवा बना लाओ, हुक्म लगाएं तो कहता है खीर बना लाओ। और वहाँ पे हर वक्त यही कुछ चल रहा होता है। कुछ जो सल्तनतें थीं इर्द गिर्द की, उनमें से जो एक दूसरा बादशाह था जो कि शातिर था, जिसको कि पता था कि ये सारा कुछ इस सल्तनत में चल रहा है, तो उसने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि अगर इस तरह का बंदा बादशाह बन गया है तो चलो उसको जाके तो कोई ठुकाई करते हैं उसकी और उसको साइड पर करते हैं और ये सल्तनत भी अपनी सल्तनत बना लेते हैं। तो उसने अपनी फ़ौजें तैयार की। तो सबसे पहले उसकी जो इंटेलिजेंस है वो मिल गई, बादशाह को दी गई। तो बादशाह ने कहा कि बादशाह से उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा कि क्या करना है, हलवे की देगें बनवाओ। क्या करना है, हलवे की खीर बनवाओ और खीर की देगें बनवाओ और ये सारा कुछ मेरे सामने करो। सारे उसी तरीके से कह के लगाते रहे। फ़ौजें चल पड़ी, करीब आने लगी। फिर बताया गया, उसने कहा कि क्या करना है, हलवे की देगें बनाओ, खीर की देगें बनाओ। और जब वो उन्होंने कहा कि किले के बाहर आ गए हैं, तो उसने कहा कि क्या करना है, हलवे की देगे बनाओ, खीर की देगे बनाओ। इस हद तक के हमला हो गया और वो तब भी खीरें खाता रहा, तब भी जुगतें चलती रहीं दरबार में, तब भी वही कह के चलते रहे। एंड ऑफ द डे ये हुआ कि जब बादशाह दूसरी सल्तनत का आ गया तो इसने अपनी बादशाहत का क्राउन शाउन उतारा और उसके हवाले किया और चल पड़ा। तो बादशाह ने मुड़ के इससे ये कहा कि तुम किधर जा रहे हो, तुम तो बादशाह थे, मेरे साथ कोई बात तो करो। तो वो कहता है और मैं बादशाह कहा था जी, मेरा काम तो कुछ और था, इन्होंने मुझे यहाँ पे ला के तो बादशाह बना दिया। तो उसने कहा कि अब जाओगे किधर? कहता है मैं वही करूँगा जो मैं पहले कर रहा था, अब कोई और जगह ढूंढता हूँ जहाँ से मुझे हलवा मिल जाए और खीर मिल जाए। तो ये सारे के सारे हलवा और खीर वाले बंदे जो ऊपर जाके तो प्राइम मिनिस्टर्स और बादशाह और प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं, फिर उस मुल्क की यही हालत होती है जो कि आजकल आपको यूक्रेन की नज़र आ रही है, या फिर पाकिस्तान की भी नज़र आती है, या फिर भारत की भी कभी कभी आपको नज़र आती है, या फिर बहुत से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इसी तरह के क्लाउन्स जो हैं, इसी तरह के जुगतबाज, इसी तरह के लतीफ़े, इसी तरह के शगुफ़े, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट्स और बादशाह बन जाते हैं तो फिर उनकी हालत इसी तरीके से ऐसी ही रहती है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि आपने एक तस्वीर देखी होगी ज़ेलेंस्की की वो तस्वीर नेटो की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें से इशू की गई। लिथुआनिया में होने वाली जो नेटो की कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये इनवाइटेड था। एजेंडा ये था
कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वहाँ पे रो रो के उनसे ये कह रहा था कि मुझे आप नेटो की मेंबरशिप दे दें। तो उन्होंने कहा है सॉरी, हमारी कुछ ये डिमांड्स हैं वो पहले पूरी होंगी तो फिर जाके आप अपनी जो है वो मेंबरशिप ले सकते हैं। उन डिमांड में से एक डिमांड ये भी है कि जिस कंट्री को आप मेंबरशिप दे रहे हैं वहाँ पे जंग ना हो रही हो, जबकि इस वक्त यूक्रेन में जंग चल रही है, तो इस तनाजुर में उनको नहीं मिल सकती थी। तो ज़ेलेंस्की ने उनसे ये कहा कि आप एटलीस्ट मुझे कोई फ्रेमवर्क तो दे दें कि कितने अरसा लगेगा हमें इस तरफ जाने में। तो उसको उन्होंने फिर भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको इनिशियल डेज में जब ये यूक्रेन की जंग चल रही थी तो उस वक्त तो आपको तिलमिलाता हुआ यूरोप नज़र आता होगा, नेटो तिलमिलाता हुआ नज़र आता होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी सारी की सारी जो धुआं उठता हुआ हमें नज़र आ रहा था वो भी अब ख़त्म होना शुरू हो गया है और वो डस्ट भी सेटल होनी शुरू हो गई है। उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को देखा जाए तो ये भी एक मज़ाहिया एक्टर थे। इनकी टोटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स ये है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले, सदारत का इलेक्शन लड़ने से पहले इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी जिसमें कि ये खुद प्रेसिडेंट बने थे और ये एक मज़ाहिया फ़िल्म थी। मज़ाहिया फ़िल्म के चक्कर में ही इसके बाद ये इलेक्शन में खड़े हो गए और ऑब्वियसली किसी की भी मदद से या वेस्टर्नर्स की मदद से या किसी की भी मदद से ये वहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए। और आज जो आपको यूक्रेन की हालत नज़र आती है वो क्वाइट सिमिलर है उस सल्तनत से जिसमें कि बादशाह आके तो एक मिरासी बादशाह बन जाता है, तो वो हलवे हुलवे खाता है और अल्लाह तेरी यारिया और कुछ भी नहीं उसको पता होता। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि ज़ेलेंस्की जो है उसने जब से सदारत संभाली तब से ही उसने वही कुछ किया जो कि उसको वेस्टर्नर्स कहते रहे, ख़ुसूसन जो कुछ उसको अमेरिकन्स कहते रहे। इस हद तक इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये CIA का एजेंट है जो कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंग करवाने आया था। किस तनाजुर में कि CIA वांटेड टू गेन सम सॉर्ट ऑफ पैसा फ्रॉम EU में से। क्यों? क्योंकि EU अगर इनसिक्योर होगा यूक्रेन के तनाजुर में तो वो फटाफट यूक्रेन की मदद करेंगे और यूक्रेन को खुला पैसा देंगे। यूक्रेन फिर हमसे आर्म्स ख़रीदेगा और आर्म्स जब ख़रीदेगा तो वो इस्तेमाल होते रहेंगे रशिया के ख़िलाफ़। लेकिन रशिया एक बहुत बड़ी पावर है, वो इसको इंगेज रखेगी। रशिया जो है वो ऑब्वियसली यूक्रेन रशिया को कुछ बिगाड़ तो पाएगा नहीं। तो एंड ऑफ द डे होगा ये कि 2-3 साल जो जंग चलती रहेगी उसमें खूब पैसे पूसे बनाओ और साइड पे हो जाओ। इस चीज़ का इदराक अब आके यूरोपियन ममालिक को हो चुका है। यूरोपियन ममालिक ने अचानक से उनके जहन में ये सोच आई है कि यार हमें तो ये उल्लू बनाया जा रहा है इस सारी जंग में। वो क्यों कि हर महीने $2-2 बिलियन के वो जो आर्म्स के बिल्स आ रहे हैं वो तो हम लोग सारे आपस में स्प्लिट करके तो वो बिल पे कर रहे हैं। और ये जंग जो है ये तो एक प्रोलॉन्ग जंग है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। लेकिन ये है कि अब उनको इस चीज़ के बारे में अकल आ गई है। पिछले हफ्ते की एक खबर है कि अब EU ममालिक ने ये भी इस लाइन पे भी सोचना शुरू कर दिया है कि अब वो जितने भी छोटे मिसाइल्स और रॉकेट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि कहीं और से मंगवा के तो यूक्रेन को दी जा रही थी यूक्रेन वॉर के लिए, वो अब वहीं पे बनाए जाएंगे, यूरोप में ही बनाए जाएंगे और उनको दिए जाएंगे। और इसके ऊपर ऑलरेडी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स कि अब उनको भी समझ आ गई है कि भाई साहब अमेरिका में जो हम लोग बिल पे कर के मर गए हैं ना, अब उनको पैसा ना भेजें, अब इधर ही अपनी कोई इंडस्ट्री छोटी मोटी जो है उसको रिवाइव किया जाए ताकि ये मिसाइल मजूल बना के तो यूक्रेन को दिए जाएं ताकि वो किसी तरीके से इंगेज रखे और हमारी तरफ रशिया ना आए। अब यहाँ नज़र ये आता है कि ये सब का सब एक ही तनाजुर में हो रहा है कि शायद जो कहा जाता है कि CIA का प्लान था उन्होंने ज़ेलेंस्की को बनाया और आगे कर दिया। और ज़ेलेंस्की जो है वो एक फिल्मी एक्टर, उसने अचानक से जो पहले एक मज़ाहिया फ़िल्म बनाई हुई थी इधर से एक वॉर जो मिलिट्री मूवी है वो जाके बना दी है। और उस मूवी के चक्कर में जितना भी पीछे आर्म्स की इंडस्ट्री मौजूद है अमेरिका में, उसने अपने खूब
बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के बैठ गए हैं। इधर जब उनको एक ही उम्मीद नज़र आई कि प्रिगोजिन जो कि पुतिन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, वो अगर कामयाब होता है तो रशिया कमज़ोर होगा, और रशिया के कमज़ोर होने के तनाजुर में फिर अचानक से ये है कि रशिया को डनबास के एरिया से, और फिर रशिया को मारियोपोल से, और रशिया को ओडेसा से, हर एक जगह से वापस जाना पड़ेगा, और फिर एवरीथिंग वुड बी हंकी डोरी। उनको इस चीज़ की शायद ही खबर हो कि रशिया दो तनाजुर में मैं इस सारे वाक़े को देखता हूँ। एक ये कि रशिया इतना मजबूत है कि वहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती, अपराइजिंग कामयाब नहीं हो सकती, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है रशिया इनलैंड का। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि FSB, जिसको कि कंसिडर किया जाता है कि वन ऑफ द प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि KGB की ही आगे ऑफशूट है, उनको आप कभी भी छोटा नहीं समझ सकते। वो बहुत बड़ी गेम करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि FSB एंड पुतिन एंड प्रिगोजिन ऑल वर ऑन द सेम पेज, एक ही पेज पे थे सब। उन्होंने वैगनर ग्रुप को बड़े तरीके से ख़त्म करना था, और उन्होंने एक तासुर देना था कि शायद जो बेलारूस है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं समझी जाती, तो उसको भी एक अहमियत दे देंगे। फिर साथ में पुतिन को रीट्रेट कर देंगे कि ही इज़ दी ओनली लीडर। फिर साथ में ये कह देंगे कि कोई भी रशिया में कुछ करने की कोशिश की जाएगी इस तनाजुर में कि किसी को ख़रीदने की कोशिश की जाएगी या किसी को कोई कू करवाने की कोशिश की जाएगी, तो वो कामयाब नहीं होगी। या फिर इसी सारे तनाजुर में अगर कोई लोग कू करने का सोच रहे थे, तो क्या वो जाके प्रिगोजिन के साथ बैठते हैं या नहीं बैठते। ये सारे का सारा इस एक हफ्ते की एपिसोड जो हमें नज़र आई थी रशिया में होती हुई, उसमें उन्होंने ये सारी असेसमेंट बना ली होगी। अब गालिबन इसी बारे में वेस्ट को भी पता है कि ये सारी गेम हुई थी। वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि साढ़े नाल हाथ हो गया, तो उनके साथ गालिबन पुतिन ने, प्रिगोजिन ने, FSB ने, इन सब ने मिल के हथ कर दिया है। और उस हाथ होने के बाद ही हमें ये सारा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। उस पिक्चर में हमें क्या नज़र आता है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अकेला खड़ा है, बाकी सारे आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। ये बेचारा, उन्होंने सूट बूट पहने हुए हैं, किसी औरत ने बड़े प्यारे से कपड़े पहने हुए हैं, वो आपस में गपशप कर रहे हैं। एक इकलौता ज़ेलेंस्की हमें नज़र आ रहा है, मेरी तरह जीन्स की पैंट पहनी हुई, ऊपर टी-शर्ट पहनी हुई है, और कोई उसको कहानी डाल रहा, कोई उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। वो बेचारा यूं करके खड़ा है और आगे पीछे देख रहा है, और कैमरामैन जो है वो उसकी तस्वीरें लिए जा रहे हैं। ये सारा कुछ होता हुआ उधर नज़र आया। तो यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है कि कुछ अर्सा पहले, गालिबन फरवरी की बात है, कि स्वीडन ने जब ये कहा था कि जब ये हुआ था कि यूक्रेन ने स्वीडन से F-16 मांगे थे, तो स्वीडन ने जवाबन ये कहा था कि हम अकेला डिसीजन करके आपको ये नहीं दे सकते, हम ओबियसली अमेरिका से पूछ के आपको देंगे। तो अमेरिका से पूछा उन्होंने इस बारे में जब, तो फिर अमेरिका ने उनको ये कहा था कि अभी वो वक्त नहीं आया। तो स्वीडन ने ये कहा था कि कुछ ऐसे मराहिल हैं जिससे कि आपको भी गुजरना पड़ेगा, तब जाके हम आपको F-16 देंगे। इस जंग के लिए ज़ेलेंस्की रोता रहा, और ज़ेलेंस्की जो है वो ये कहता रहा कि कीव पे हमला होने वाला है, मुझे आप F-16 दे दें ताकि हम अपने डिफेंस के बारे में कुछ कर सकें। लेकिन इवेंचुअली ये हुआ कि उन्होंने टोटल ना कर दी। उसकी वजह भी ये है कि बखमूत में हमें ये नज़र आया कि 6-7 महीने की लड़ाई के बाद भी जब रशियन फोर्सेस वहाँ पे धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, होला हाथ रख के, तो वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे। बाय द वे, बखमूत इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ, और मिलिट्री के अतबार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी है, डनबास के बिल्कुल साथ है, और ये यूक्रेन में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। इसलिए 8 महीने वहाँ पे जंग चलती रही। इवेंचुअली ये हुआ कि वैगनर ग्रुप ने आके वहाँ पे कहानी डाल दी। उनके बंदे तो बहुत से मर गए, कमोबेश भी कुछ 400 जो सोल्जर था उनका मर गया वहाँ पे वैगनर ग्रुप का। लेकिन ये है कि उन्होंने बखमूत सिटी को कब्ज़ा कर लिया वहाँ पे, और अब वो सस्टेन किया जा रहा है रशियन आर्मी की तरफ से। तो इन सारी चीज़ों के तनाजुर में हमें एक चीज़ नज़र आई कि जब आप से परफॉर्मेंस मांगी जा रही है,
नेटो कंट्रीज़ की जानिब से और EU कंट्रीज़ की जानिब से, और वो शर्तें हैं कि जिसके तनाजुर में कि वो आपको कोई हेल्प आउट भी करेंगे। तो उस तनाजुर में आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी आने वाले दिनों में कि ये जो सपोर्ट है यूक्रेन की, और ये जो सपोर्ट है ज़ेलेंस्की AKA द फ़नी मैन की जितनी भी ये जो सपोर्ट है, ये अब आने वाले वक्तों में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अब उनके लिए सिर्फ एक ही मशवरा बचता है कि मज़ीद अपने मुल्क को और अपनी आवाम को ज़लील ना करवाएं। रशिया के सामने वो ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर सकते। एक ही मशवरा है कि पीस टॉक्स ढूंढें, जैसा टर्की ने एक वक्त में पीस टॉक्स अरेंज की थी और वहाँ से आप बड़े तिल मिलाते हुए उठ के गए थे एंड यू सेड कि वी डोंट वांट टू टॉक। और फिर उसके बाद ये है कि चाइना के साथ भी जो टॉक्स थी, चाइना ने जो इंटरवीन किया था, उनको भी आपने कोई खातर ख्वाह उनको कोई अहमियत नहीं दी थी। अब आपको खुद ढूंढने चाहिए। अब ये भी कहा जा रहा है कि भारत से एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत करवाए। अब भारत जैसा अगर मोल या मोदी जी जैसा एक लीडर कहीं पे जाके तो वॉर ख़त्म करवाएगा, तो फिर देखी जाएगी कि वो किस हद तक ख़त्म करवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन यह है कि आई थिंक टर्की इज़ वेरी वेल प्लेस्ड कि वो ये करवा सकता है। तो सबसे पहले इनको टर्की को लेके साथ बैठना चाहिए और पीस का एक सलूशन निकलवाना चाहिए, और रशिया को भी चाहिए कि इस मरी हुई हालत में यूक्रेन को वो अब होला हाथ रखें और वहाँ तक कि जहाँ तक उन्होंने कब्ज़ा मारा हुआ है वहाँ तक रखें, आगे मज़ीद ना जाएं। और आवाम को ये चाहिए कि पहली फुर्सत में ज़ेलेंस्की जैसे जोकर से जान छुड़ाएं, और कोई मोतबर बंदा जिसने कोई मज़ाहिया फ़िल्म ना की हो, जो कि जुगतबाज ना हो, जो कि कोई लतीफ़ाबाज ना हो और हलवों का शौकीन ना हो, उसको वो अपना लीडर बनाएं ताकि ये ज़ेलेंस्की से जान छुड़ाई जा सके और एक सीरियस किस्म की इनके मुल्क में आगे लीडरशिप नज़र आए। यहाँ उन सारे ममालिक इंक्लूडिंग आवर ओन, उनके लिए भी एक पैगाम है कि हमेशा याद रखें, खुसूसन वोटर्स भी याद रखें कि आप जोकर्स को कभी भी वोट दे के ऊपर ना लाएं। अभी तो पाकिस्तान में तो आने वाले जो दिन हैं उनमें चुनाव का और इलेक्शन का एक समा बन जाएगा, तो उसमें सबके लिए एक ही मशवरा है कि जुगतबाज और सारे ये जोकर्स जो हैं ये इनको पार्लियामेंट में मत भेजिएगा। अगर ये पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी के साथ भी वही मजाक होते रहेंगे जो कि आज एक आम यूक्रेनियन की ज़िंदगी के साथ यूक्रेन में मजाक किया जा रहा है। लिहाजा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सोच समझ के वोट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।